हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो बीपीएससी के अंतर्गत एएसओ की पोस्ट है वो आने वाली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसकी जो परीक्षा है वो अभी तक 3 परीक्षा हो चुकी है। एक परीक्षा जो है वो 2014 में हुई थी, दूसरी परीक्षा जो है वो 2019 में हुई थी और तीसरी परीक्षा जो है वो 2023 में हुई थी, जिसकी वैकेंसी जो है वो 2022 में आई थी। तो ये 3 परीक्षाएं जो है वो हो चुकी हैं इसकी। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। मैंने आपको सिलेबस की चर्चा ऑलरेडी करवा दी थी। अभी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा सिलेबस का। तो हम पीवाईक्यू देख रहे हैं और उस पीवाईक्यू में सबसे पहले हम देख रहे हैं 2023 का पीवाईक्यू, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्योंकि ये लेवल 7 का जॉब है। लेवल 7 का जॉब है मतलब कि आपको 80,000 के आसपास सैलरी आ जाएगा। और बिहार में इतनी अच्छी सैलरी आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। तो एएसओ का पोस्ट आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको फिल करेंगे। अब इसका मैं कारण दे रहा हूं कि आपको क्यों करना चाहिए। तो आप सिलेबस देखिएगा कि हमारे रेलेवेंट में है कि नहीं, पीवाईक्यू कैसा पूछा जाता है, कट ऑफ कैसा पूछा जाता है। तो मैंने प्री का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्री का सिलेबस ऑलरेडी, प्री का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी 2023 वाला अपलोड कर दिया है। उसका मेंस भी तो हुआ था, उस मेंस का भी क्वेश्चन मैंने अपलोड आज कर रहा हूँ। ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे पास क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाला लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो हिंदी वाला लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाला में थोड़ा ब्लरी है, ज्यादा ब्लर है और जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा हिंदी वाले ही हैं। इस कारण से मैं हिंदी वाला ही लेके चलूंगा। ठीक है, तो मेंस का आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने ना इसके संदर्भ में इस वैकेंसी जो आने वाली है 41 पोस्ट आएगी, उसके बारे में मैंने चर्चा कर दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस जो एएसओ है 2023 इसका कट ऑफ क्या गया था। तो कट ऑफ का यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद मैंने प्री का क्वेश्चन अपलोड किया था, तो प्री का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और उस प्री के क्वेश्चन के बाद हम मेंस के क्वेश्चन की आज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है, जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको बताया था कि जो क्वेश्चंस है वो 50 आपके जो है वो जीके से पूछे जाएंगे, जीके और सीए से। और उसके बाद जो 50 क्वेश्चन है वो आपको मैथ्स एंड साइंस से पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो है आपको वो रीजनिंग से पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन है जहां पे आपको मैथ्स एंड जनरल साइंस मिलेगा, जनरल साइंस मिलेगा। और इसके साथ ज्योग्राफी भी ऐड होता है। ये सिलेबस देखिए, उसमें चर्चा किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि ये 25 जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स और साइंस का, इसमें आप सोचिएगा कि 25 जो है वो पूछ देगा मैथ्स का और 25 पूछ देगा साइंस का। तो ऐसा नहीं होता, रेशियो सही नहीं रहता। अभी आप मेंस का पेपर देखिएगा ना, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें इसमें आपको लगभग 40 क्वेश्चन जो है ना वो साइंस के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग 35 टू 40 आप देख लीजिएगा, 35 टू 40 क्वेश्चन साइंस के मिल जाएंगे। 15 के आसपास जो क्वेश्चन होंगे, 10 से 15 के आसपास ही वही मैथ से मिलेंगे। तो ये फिक्स नहीं होता। चलिए अब हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग के सवालों की हम चर्चा नहीं करेंगे, केवल और केवल मैं आपको बताते चला जाऊंगा कि किस चैप्टर से ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो विजुअलाइजेशन, मेमोरी, ऐसे करके मैंने बताया था सिलेबस में, तो वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको कौन कौन से चैप्टर क्लियर करने हैं। तो आपको आयत गिनना, घन गिनना, घनाभ गिनना, त्रिभुज गिनना, लाइन्स गिनना, ये सारे आने चाहिए। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे ऑफिशियल, जो ऑफिशियल आंसर बीपीएससी के द्वारा दिया गया है उस ऑफिशियल आंसर्स के अनुसार मैं सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जो रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक केसवे में 800 लोगों को एक रखा गया है, जो रैंडमली चुना जाता है, और उसमें से 280 केवल कार से काम करने जाते हैं, 220 केवल साइकिल से काम करने जाते हैं। देखिए इस तरह से ये बनता है। तो आपको चैप्टर्स बस यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज है, वहां से सवाल आ गया। ठीक है, नंबर सीरीज से सवाल आ गया। तो इसका आंसर 46 होगा। मैं यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस को बस आंसर बताते चल जा रहा हूँ, और आपको देख के समझ में आ जाएगा ना कि कैसा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ये देखिए, यहाँ पे पूछा रहा है कि इन शब्दों को जो जोड़ के, जो ये क्रिस्टोफोन जो शब्द है उनके अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में। तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है,
आसानी से इसको कर पाओगे उतना इजी। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ भी उसी तरह से है। ठीक है। उसके बाद फिर से वही चीज है। यदि एजरा को बॉक्स कहा जाता है तो ये जोड़ने वाला है, ये आसान सा सवाल होता है। उसके बाद इस तरह के नंबर सिस्टम से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था, मैंने लिख भी दिया है। तो रीजनिंग के सवाल देखिए कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, नंबर सीरीज से सवाल है, और उसके बाद जो है वो एजिंग से सवाल है। या कौशल को याद है कि उसका भाई देखिए जो है वो एज मान सकते हो, या फिर आप मतलब मेमोरी बेस्ड मान सकते हो। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हो मैथ्स से रिलेटेड सवाल है, यहाँ भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड सवाल है, और यहाँ पे जो है वो रैंकिंग है उनसे सवाल है। तो ऐसे ही आपको 50 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन से सवाल है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है कि बोला था ना मैंने डिफरेंशिएशन से पूछा जाएगा कि कौन इनमें से अलग है, तो देखिए ये पूछा गया है। नंबर सीरीज से सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग आसान रहेगा। देखिए ब्लड रिलेशन से सवाल है। उसके बाद जो है वो नंबर सीरीज से सवाल है, नंबर सीरीज से सवाल है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग में ऐसे पूछ लिया जाता है। उसी तरह से देखिए कॉलेज में 500 छात्रों का सर्वेक्षण, तो ये वाला है वेन डायग्राम जो होता है उससे ये प्रश्न जो है वो पूछा। आप देख रहे हो कि वेन डायग्राम से ना 4 से 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 3 से 4 सवाल। तो वेन डायग्राम आपको सही होना चाहिए। ये गाय भैंस वाला सवाल बहुत आसान से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। ये जो है यदि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कितना लिखा जाएगा, आसान सा सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। ठीक है। उसके बाद जो है वो माँ ने पूछा कि थैले में कितने उपहार थे, उसने जवाब दिया कि सभी गुड़ियां थी लेकिन 6, सभी कारें थी लेकिन 6, और सभी किताबें थी लेकिन 6, उसके पास कितने उपहार थे। तो ऐसा करके ना स्पेस विजुअलाइजेशन से सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है। ये भी वो उसी तरह से है, कोडिंग डिकोडिंग से। नंबर सीरीज से है, ये देखिए घन गिनने के लिए आ गया। तो गिनने वाला ना आपको सब याद होना चाहिए। ठीक है, गिनने वाला आपको सब याद होना चाहिए। घन को काटने वाला प्रश्न पूछा जाता है, तो उस घन को काटने वाला प्रश्न आपको याद होना चाहिए। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट है, ऐसा मैंने दिखाया था ना सिलेबस में कि सीटिंग अरेंजमेंट नहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन है ना सीटिंग अरेंजमेंट। तो मैंने बताया था कि सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे जो वहां पे टॉपिक लिखे गए हैं ना, उस टॉपिक में कई सारे टॉपिक समाहित हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ब्लड रिलेशन से सवाल है, आसान सा सवाल है। मैं इसका जब पीडीएफ दूंगा ना तो वहां से आप इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। बाकी मैं सिर्फ अब रीजनिंग को क्या ही सॉल्व करने बैठ जाऊं। अब इस तरह से ये सवाल पूछा जाता है, और इससे संबंधित 4-5 प्रश्न है, तो यहाँ से फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है, तो देखिए भारतीय नेता कौन है, ये है त्रिभुज वाला ट्रायंगल है जो भारतीय नेता है। अब उसमें गायक नहीं होना चाहिए, गायक नहीं होना चाहिए तो 6 है, गायक नहीं होना चाहिए। तो भारतीय नेता पहले देखिए कि भारतीय नेता कौन है। निम्नलिखित आते को ध्यान पूर्वक समझिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भारतीय है, नेता है, लेकिन गायक नहीं होना चाहिए। तो ये वाला में रहेगा, ये वाला में रहेगा, तो एक ही तो, दो ही तो नजर आ रहा है देखिए। तो ऐसे करके ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो यहां तक दिया गया है। 2 से 55 है, इसी प्रकार 6 से कितना हो गया, 2 से जब 55 बनेगा तो 6 से कितना होगा। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना हो। देखिए फिर से आपको डायरेक्शन से सवाल है, कभी दिया गया था सिलेबस में कि डायरेक्शन है, नहीं ना, लेकिन मैंने बताया था कि इस डायरेक्शन से पूछा जाएगा, क्योंकि जो चीजें लिखी हुई ना उसका मतलब बहुत ब्रॉड बन जाता है, उसमें बहुत सारे जो चैप्टर है ना वो मिल जाते हैं। देखिए नंबर से है, इसको अरेंजमेंट से है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, तो ये ना बार बार पूछा जाता है। दरोगा में भी देखा था मैंने, सीजीएल 4 में भी, सीजीएल 3 में भी देखा था मैंने, ये प्रश्न आते रहते हैं। रैंकिंग से सवाल है। ठीक है। उसी तरह से देखिए डाइस से भी सवाल है, बहुत आसान सा सवाल ये सब होता है। ये अंकित किया गया है, तो आपसे पूछा रहा है ना कि एक के विपरीत कौन सी है, एक के विपरीत कौन सी है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न ऐसे बनते हैं, 1 3 2 लिख दो। उसके बाद 3 3 4 5 लिख दो, ऐसे करके लिख दो। तो दो जो चीजें दोनों में मिलती है ना, इनमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है तो 3 से स्टार्ट कर दो और क्लॉकवाइज घूम लो, क्लॉकवाइज घूम लो। ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घूम लो, 3 2 1। तो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, और जो बचा वो 3 का विपरीत हो जाएगा। जो बचा 3 का, तो हमसे 1 पूछा जा रहा है तो 1 का विपरीत 5 हो गया। तो आसान सा सवाल होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ टफ सा सवाल आपको पूछ दिया जाए जो आपसे हल ही ना हो। औसत पूछा जा रहा है तो कितना भी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। 6 का औसत निकालना है तो सारा को जोड़ के, और जो 6 से भाग देते हैं उसे वो लिखा जाता है। उसके बाद लुप्त संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है।
उसी तरह से फिर से देखिए वही वाला सवाल पूछा गया, तो ये वाला ना क्वेश्चन 4-5 पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट वाला देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये है जो ये है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो यह भी प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्लॉक से भी प्रश्न पूछा है, सिलेबस में नहीं था लेकिन देखिए क्लॉक से प्रश्न है। सिलेबस में नहीं था लेकिन क्लॉक से है, तो मैं बता रहा हूँ ना, हर चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी रीजनिंग में। मैं एक अलग से चैप्टर्स की लिस्ट भी आपको बना के दे दूंगा, जहां से प्रश्न यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए यह भी जो है वो डेट से है, कैलेंडर से एक प्रश्न जो है वो पूछा गया है। ये जो है वो अलजेब्रा आप मान सकते हो, लेकिन ये रीजनिंग के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है। तो ये जो है वो मैथ्स के अंतर्गत आप इसको रखो। उसके बाद जो ये भी है, देखिए मैंने बोला था ना कि अलजेब्रा से प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ देखिए मूल निकालना पूछा जा रहा है आपसे। मूलों का व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है, मूलों का व्युत्क्रम। ठीक है। तो द्विघात समीकरण होता ही है, पॉलिनोमियल जो होता है ना, वहां से प्रश्न यहाँ आते ही हैं, इसमें हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए फिर से सीआई और एसआई से प्रश्न आपको बोला था कि मैं आएगा, तो सीआई एसआई से पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मतलब रीजनिंग वाले में है ना, आप देख रहे हो कि कुछ प्रश्न जो है वो मैथ्स के घुसाए गए हैं, 3 या 4 प्रश्न आपको मैथ्स के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। चिन्ह बदलने वाला मैंने प्रश्न बोला था कि चिन्ह बदलने वाला प्रश्न आएगा। अब देखिए यहाँ से ना यहाँ तक 50 जो रीजनिंग के सवाल थे वो खत्म हो गए। मैंने दिखा दिया कि कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। मैं एक लिस्ट भी बना के आपको दे दूंगा कि ये चैप्टर जो है वो आपको करना पड़ेगा, यदि आप इसमें सिलेक्शन चाहना चाहते हो। तो 50 में यदि आप 48 प्रश्न सही करना चाहते हो, तो वो चैप्टर आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बुक लिस्ट की मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा, जिसमें हम उसकी चर्चा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जीके के क्वेश्चंस की, कि कैसा जीके का क्वेश्चन आया। तो जीके में हर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, टफ, आसान, सब। तो पहला प्रश्न बोला जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने कहा है। कई सारे बुक लिखे गए हैं, उनमें कई सारे लोग हैं, वो अब अलग अलग विचार रखते हैं। ठीक है। तो जो वीडी सावरकर है वो कहते हैं ना कि ये भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, पहला स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन है ना, वो भारत के जो है वो सरकारी इतिहासकार इस संदर्भ में थे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि 1895 में शिवाजी आंदोलन किसके द्वारा। तो आपको पता है कि गणेश उत्सव और शिवाजी आंदोलन जो है, वो शिवा उत्सव जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तिलक जी की जब मृत्यु हुई थी ना, तो इनकी अर्थी को कौन उठाया था ना, ये सवाल पूछा जाता है। इनकी अर्थी को कौन उठाया था, सवाल पूछा जाता है। ये इनके द्वारा पत्रिकाएं जो है, केसरी, मराठा, इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया, एजरा को ये मानते थे। तो कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसकी स्थापना की है। स्वामी विवेकानंद का तो आप जानते ही होंगे कि कितने महान हैं इनके गुरु। कलकत्ता के जो दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे स्वामी कृष्ण परमहंस, तो इन्होंने परमहंस मंडली भी स्टार्ट की थी। तो बहुत बहुत चीजें हैं जो समझने की आवश्यकता है। तोलका पीएम का संबंध किससे है। तो तोलका पीएम है ना, ये एक व्याकरण की किताब है। ये एक व्याकरण की किताब है। जो संगम काल हुआ था, तो आपको पता है कि 3 संगम काल हुआ था। उस 3 संगम कालों में दूसरा संगम काल में तोलका पीएम जो है उस ग्रंथ की रचना की गई थी। आपको पता है कि 6 से 7 जो ग्रंथें हैं ना, जो रचनाएं हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। तो तोलका पीएम जो है वो क्या है, तो एक व्याकरण का ग्रंथ है। ये आई थिंक ये इसी का प्री का एग्जाम में ये पूछा गया था, जो ये व्याकरण का ग्रंथ है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके राइटर कौन है। 6-7 किताबें होती हैं जिनकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो मेरा पेड कोर्स होता है उसमें हमने पढ़ाया, और बाकी आप पढ़ते भी होंगे, नॉर्मल है ये सब, सबको याद करता है। उससे पूछा जा रहा है कि 1667 में किस भारतीय शहर में फ्रेंच कारखाना स्थापित किया गया था। तो फ्रेंच कब आए थे। तो फ्रेंच जो है वो 1664 में आए थे भारत, आपको पता है। तो सूरत में सबसे पहला कारखाना उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद निकोलस डिकांटी वेनिस का यात्री था, कौन नहीं जानता है, जो विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो उसमें वो आया था निकोलस डिकांटी। अब आपको प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि किस राज्य राजा उस समय कौन था, वहां का राजा उस समय कौन था। वांडीवासा का युद्ध 1526 में होता है, जिसको तालीकोटा का भी बोलते हैं। उसके बाद ये साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाता है कि हम्पी के रूप में यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो शामिल किया गया है। कर्नाटक का एक जिला हम्पी घोषित भी कर दिया गया है, पहले जो जिला वो हम्पी नहीं था। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनकी चर्चा हम ऑलरेडी करते हैं जब हम पढ़ते हैं तो। ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किस माह एवं वर्ष में उत्तर पश्चिम प्रांत, भारत का जो ये वाला पार्ट है उत्तर पश्चिम प्रांत है, उसकी सरकार तथा अवध के प्रस्ताव तथा अवध के प्रांतों के सरकार तथा अवध के प्रस्ताव, अवध जो है ना वो का
यूपी मध्य प्रांत का एक क्षेत्र था अवध। अवध के प्रस्ताव ने नागरी लिपि, नागरी मतलब देवनागरी, देवनागरी जो हिंदी हमारी देवनागरी है, नागरी लिपि को उर्दू के साथ कार्यालय भाषा की स्थिति प्रदान की, कि हमारी जो कार्यालय की भाषा होगी वो उर्दू के साथ होगी। नागरी लिपि कहने का अर्थ कि देवनागरी लिपि जो हम अभी लिखते हैं, ये सब क्या लिखा हुआ है, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे संस्कृत है वो किस लिपि में लिखा हुआ है, वो देवनागरी लिपि में हुआ है। देखिए, दो चीजें होती है, एक भाषा होती है और एक लिपि होती है, एक लिपि होती है। तो इन जो भाषा को लिखने के लिए ना आपको लिपि की जरूरत पड़ती है। तो लिपि का डेफिनेशन वही होता है कि जब भाषा को लिपिबद्ध किया जाता है तो वो लिपि मतलब भाषा को जब लिखा जाता है तो वो लिपि कहलाता है। ठीक है, भाषा को जब लिखा जाता है तो वो लिपि कहलाता है। बाकी एक्सप्लेनेशन इतनी जरूरत है नहीं आपको। इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी में पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। बिहार प्रांत किसान सभा कब बनाया गया था, तो 29 में बनाया गया था। ये जो है ना वो 31 में भी बनाया गया था। तो दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे 31 नहीं दिया गया है। इसके आपसे अध्यक्ष पूछा जाएगा कि इसका प्रेसिडेंट कौन था, इसका सचिव कौन था। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रहने चाहिए। 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो होम रूल लीग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा एक जो है वो बुक लिखी गई, उस बुक का नाम क्या था, जो कि गांधी जी की यंग इंडिया है ना, वैसे ही कुछ संबंधित एनी बेसेंट की है। बाल गंगाधर तिलक की तो केसरी मराठा आप जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। उस 1935 अधिनियम के तहत संघीय व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय जो है वो किसको दिया गया था, संघीय व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया। और इस संघीय व्यवस्था में कौन शामिल था, हु इज इंक्लूडेड इन दिस फेडरल जो है वो सिस्टम। तो इस फेडरल सिस्टम में राज्यपाल था, कि जितने भी प्रांत है, प्रांत मतलब क्या हो गया, प्रांत मतलब राज्य अभी के रूप में मान लो। जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य है ना, तो 28 राज्य मान लो कि राज्य, तो 28 राज्यों के राज्यपाल होंगे वहां। और उसके साथ जो रियासत, जो इंडिपेंडेंट राजा होते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पूछा रहा है कि ब्रिटिश काल में बिहार कहाँ से शासित होता था। देखिए, तो ब्रिटिश काल में ना, ये क्वेश्चन है ऑफिशियली डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश काल में पहले तो जो शासित होता था बिहार, वो कलकत्ता से होता था, क्योंकि उस समय जो है वो कलकत्ता का पार्ट था, बंगाल का ही पार्ट था। लेकिन बाद में बंगाल से इसको डिवाइड कर दिया जाता है और अलग एक राज्य बना दिया जाता है। 1936 में उड़ीसा को भी अलग कर दिया जाता है, 1912 में जो है वो बंगाल से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो और 1936 में उड़ीसा से अलग किया जाता है, फिर जो है वो झारखंड को अलग कर दिया जाता है 2001 में। तो ये कब कब अलग किया गया है वो पूछा जाता है। तो जब अलग हो गया था ना, तो उसके बाद वो पटना से ही शासित होता था। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। जब क्वेश्चंस को डिलीट किया जाता है तो उसके मार्क्स जो है ना उस सबको नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो सीधा का सीधा हटा दिया जाता है। मतलब आपको 149 प्रश्न पे ही अब रिजल्ट आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 1857 का विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने चाहते थे और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहते थे, 1857 के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो वह पहला कौन व्यक्ति था जो सशस्त्र मतलब आर्म्ड से मतलब उसके पास हथियार होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, और उस विद्रोह से आप ब्रिटेन को बाहर भगाइए और भारत में स्वशासन स्थापित करिए, अपने द्वारा ही शासन स्थापन करिए। तो वो महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़गे थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर बनेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार से है कि बिहार जन सेवा प्रदायगी अधिकार अधिनियम कब आया, बिहार जन सेवा प्रदायगी अधिकार अधिनियम कब आया, तो वो 2011 में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा। उसके बाद सवाल है कि नागरिक समाज आंग्ल अमेरिकन परंपरा, आंग्ल अमेरिका मतलब आंग्ल मतलब इंग्लैंड, अमेरिका तो वैसे इंग्लैंडी, वैसे इंग्लैंड के लोग या फिर वैसे अमेरिका के लोग जो इंग्लैंड में चले गए हैं, तो वो आंग्ल अमेरिकन कहलाते हैं। ठीक है, तो आंग्ल मतलब इंग्लिश। ठीक है, एंग्लो इसको लिख लो आप, एंग्लो, तो एंग्लो होता है एंग्लो अमेरिकन। तो एंग्लो अमेरिकन परंपरा उपागम किसके शैक्षणिक कार्य पर विकसित हुआ,
तो तोकविल के। तो ऐसा प्रश्न आई डोंट थिंक कि कहाँ से पूछा गया है। मुझे भी इन सब प्रश्नों को देखना पड़ेगा कि आखिर ये प्रश्न जो है वो कहाँ पे पूछा गया, क्या ये पीवाईक्यू है, क्या ये एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो ये मैं एक बार देख लूंगा, फिर है मैं इसके संदर्भ में जो है वो कुछ प्रिपेयर कर सकता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके। निम्नलिखित में से किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है? तो आपको पता है कि अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल 315 में इसकी चर्चा की गई है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो क्रिएट करना है उसमें राज्यसभा को अधिक जो है वो अधिकार मिलता है। कैबिनेट मिशन स्कीम दो जो 1946 में जो आया था, उसके अनुसार संविधान निर्मात्री सभा बनी थी, तंत्र बना था। उसमें बिहार से कितने प्रतिनिधियों को सुझाया गया था कि बिहार से कितने प्रतिनिधि आएंगे? तो 36 आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखते थे? आधुनिक उदारवाद जो आधुनिक लिबरल लोग थे, मॉडर्न लिबरल लोग थे, वो किस में विश्वास नहीं रखते थे? वो किस में बिलीव नहीं रखते थे? तो वो बिलीव नहीं रखते थे कि न्यूनतम राज्य में वो बिलीव नहीं रखते थे, मिनिमम स्टेट में वो बिलीव नहीं रखते थे। उनका कहना था कि स्टेट जो होना है वो उसका रूल पूरी जगह होना चाहिए। मतलब वो सामाजिक उदारवाद थे, जो सोशल उदारवाद होना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता पे वो बात करते थे, और पालन से गंभीर कल्याण होता है, पालना से गंभीर कल्याण होता है, इन पे वो बात करते हैं। लेकिन वो न्यूनतम राज्य के नहीं थे कि राज्य का कंट्रोल होना चाहिए, न्यूनतम राज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में कितने पुलिस जिले हैं? दो तीन प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में अभी 40 पुलिस जिले हैं। ठीक है, 38 जिलों में, और उसके बाद दो अलग होता है। और उसके बाद आरपीएफ को भी यदि जोड़ दिया जाए इसमें, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि आरपीएफ को इसमें जोड़ दिया जाए तो 44 हो जाएंगे। चार और जुड़ जाता है आरपीएफ वाला, और दो यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, दो यहाँ से 38 जिला वाला, और दो और जुड़ता है, दो और जुड़ जाता है। और उसके बाद 40, चार आरपीएफ वाला जुड़ता है, तो टोटल 44 हो जाता है। बाकी यहाँ पे पुलिस जिले पूछे जा रहे हैं तो 40 होगा, नॉर्मल जिले पूछे जाएंगे तो 38 होगा, और टोटल यदि पूछा जाएगा आरपीएफ को मिला के पुलिस स्टेशन, तो 44 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अरस्तु का आदर्श राज्य हमेशा प्लूटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, यह किसने कहा था? तो जीएच सबीन ने कहा था। एनसीईआरटी का सवाल है, ऐसा सवालों को कोई भी नहीं पढ़ता है, तो किसी से भी नहीं बनेगा। जो कि नीति शास्त्र को नहीं पढ़ा हो, तो जो भी एनसीईआरटी नीति शास्त्र भारत का पढ़ेगा, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, तो उससे बन जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल लोगों से तो ये प्रश्न नहीं बनेगा। इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का प्रबल विरोधी था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, प्री में भी पूछा गया था। वहां पे जो जयप्रकाश नारायण से संबंधित प्रश्न था, तो वो जयप्रकाश नारायण आंसर हुआ था, लेकिन यहाँ बी आर अम्बेडकर होगा, बी आर अम्बेडकर विरोधी थे। वहां पे एक स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है, वो प्री वाला क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। उसके बाद है 1939 में प्रकाशित इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के संपादक कौन थे, एडिटर कौन थे? तो प्रोफेसर बेनी प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा। 71वां नंबर का सवाल है कि विंड डिफ्लेशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्पन्न होती है? तो कुट्टार डिप्रेशन होता है। तो ये इकोनॉमिक्स से सवाल है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से बढ़िया सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है कि दक्षिण में पटना को उत्तर में हाजीपुर से जोड़ने वाली सेतु, तो ऑप्शन एक ही है, गांधी सेतु। बाकी जो है वो जेपी सेतु रहता, जेपी सेतु यदि रहता तो वो भी आंसर हो जाता, क्योंकि अभी वो नया बना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्य जो है वो कोयला में सबसे बड़े हैं? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या मुझे आप बता सकते हो कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, उत्पादन कौन सबसे ज्यादा करता है, और किसके पास भंडारण सबसे ज्यादा है? ये दो प्रश्न बहुत बार बार पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की महिला साक्षरता, अरे भाई कौन बनाएगा ये सब क्वेश्चन? मुझे तो नहीं लगता कि कोई बना पाएगा, बाकी देख लीजिए। ऐसे प्रश्न पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता जो कोई बना ही नहीं पाए। उसके बाद तनुता, डाइलेटेंसी सिद्धांत किसके द्वारा किया, किससे संबंधित है? डाइलेटेंसी जो सिद्धांत है वो भूकंप की भविष्यवाणी से संबंधित है। डाइलेटेंसी, तनुता। तो ये सब प्रश्न तो आराम से हल किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यह भी प्रश्न थोड़ा सा अजीब है। अब बिहार का आप पूछ लीजिए समुद्र तल से लेवल, तो आपको पता बता दिया जाएगा। जो बीएसओ का जो एग्जाम 2010 में हुआ था, उसमें पूछा गया था, आई थिंक 166 या 161 मीटर आता है। ठीक है, लेकिन फीट आता है, मीटर में यदि करेंगे तो 57 या 56 के आसपास आएगा।
तो ये बनता है। लेकिन रोहतास कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का आप पूछ रहे हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि बन जाएगा किसी से। उसके बाद पूछा रहा है, ये बढ़िया सा सवाल है, बोला है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से बिहार के कितने जिले जो है वो सीमा लगाते हैं, तो 8 दोनों दोनों लगाते हैं, तो 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, बिहार से भी 8, झारखंड से भी 8, नेपाल से भी सीमा लगाता है। हाँ, और क्या बंगाल से सीमा बिहार लगाता है? तो सीमाएं आपको याद होनी चाहिए। नेपाल से कौन-कौन से जिले सीमा लगाते हैं? जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब नेपाल से लगा देंगे। यदि उत्तर प्रदेश से बात करें तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ये सब लगा देंगे। यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो किशनगंज हो जाएगा, उसके बाद जो है वो पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, उसके बाद बांका हो जाएगा। तो ये सब सीमाएं लगाती हैं, तो सारा का सारा आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछा रहा है कि कौन सा भौगोलिक पद जो है वो बिहार की विशेषता बतलाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 टू 95% जो स्टूडेंट्स है वो कहेंगे कि उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो बिहार को बताता है। उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो बिहार को बताता है, और ऑलमोस्ट मैं भी यही मानता हूं कि उत्तरी गंगा का मैदान है वही बिहार को बताता है। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर जो है वो शिवालिक का तराई कहा है, कि शिवालिक जो है उसका तराई आप जानते हो कि सोमेश्वर शिखर जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। तो ये कोई बीएन सिंह की ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, एएन सिंह या बीएन सिंह करके कोई किताब है, वहां पे उनका कहना था कि शिवालिक के तराई क्षेत्र में ही बिहार है। तो इस कारण से चूंकि प्रश्न वहीं से लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, तो बीपीएससी ने इसका आंसर ए माना है। बाकी यदि ऑप्शन में अब से रहेगा तो आपको शिवालिक का तराई क्षेत्र ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर वही माना गया है आयोग के द्वारा। तो आप देख लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो उत्तरी गंगा का मैदान होना चाहिए था। बाकी देख लीजिए, क्या ही कह सकते हो। तो उत्तरी, देखिए यहाँ से ना एक चीज आप देख सकते हो कि ऐसे बिहार से जैसे गंगा है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा। गंगा यहाँ से ऐसे निकली, बंगाल की खाड़ी में चली गई बांग्लादेश होते हुए, तो बिहार कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिहार कहीं ऐसे यहाँ पे आएगा ना, ऐसा बिहार है। तो देखिए कुछ पार्ट ना उत्तर में चला जाता है, कुछ दक्षिण में चला जाता है, और उत्तरी गंगा का मैदान बोला जा रहा है। तो गंगा के दक्षिण का मैदान में भी कुछ है, गंगा के उत्तर का मैदान में कुछ है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि उत्तरी गंगा का मैदान नहीं होगा। तो शिवालिक ही आप याद रखो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो गंगा से संबंधित कई सारे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपसे याद रहना चाहिए कि ये गंगा जो है वो बिहार के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, गंगा की लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है, गंगा जो है वो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, किस जिला में, उसके बाद गंगा जो है वो किस जिले से निकलती है बिहार से। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, किस वर्ष पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो थे डॉक्टर महबूब उल हक, उसको मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निर्माण किया था? तो 1990 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल। उसके बाद तिपाई मुख बांध, ज्योग्राफी से सवाल है, तिपाई मुख बांध है वो किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। कई सारे जो प्रश्न है वो आपके, मैंने बताया था ना कि सिलेबस में दिया गया है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आपको नेबर कंट्री के जो पड़ोसी देश हैं उनके ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इस कारण से ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, जब भारत आजाद हुआ था तो उसकी पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करती थी? तो आप जानते हो कृषि पे। उद्योग तो नाम मात्र का था भारत में, कृषि भी अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। जो 18वीं शताब्दी से पहले भारतीय और चाइना, भारत और चाइना मिलकर 18वीं शताब्दी से पहले ऑलमोस्ट 50+ % जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, विश्व का। विश्व का जीडीपी में ऑलमोस्ट 50+% जो है वो कंट्रीब्यूट करता था केवल और केवल इंडिया एंड चाइना। लेकिन जब भारत आजाद हो गया था 1947 की यदि बात करें, तो 1947 के में केवल 2% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत भारत का। तो आप सोच सकते हो कि कितना एक्सप्लॉइट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा भारत को। बजट से प्रश्न है, तो बजट से प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कोई स्कीम्स को कितने पैसे दिए जाते हैं ना, इससे सवाल आपको पूछा जाता है। तो बजट से आई थिंक 3 से 4 सवाल पूछा गया था। तो बजट आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 21-22 के दौरान सामाजिक सेवा व्यय कितना था? तो देखिए, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर में आपसे व्यय पूछा जा रहा है, इसका देखिए आंसर आयोग ने ना डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। इसका आंसर ये हो सकता था, इसको
काउंट कर सकते थे लगभग में, लेकिन उन्होंने माना कि 44.43 नहीं दिया हुआ है, 43 ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको गलत आंसर मानेंगे। आई थिंक इसको सही करना चाहिए था, बाकी आयोग समझे। क्योंकि देखिए ये सब करने से ना क्वेश्चन डिलीट जब होता है ना, तो सबको क्वेश्चन नहीं मिलता। आप देखिए 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन डिलीट करवा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? 150 में से 3 मतलब 147 में ही अब कट ऑफ निकलेगा। तो आई थिंक आयोग ये कट ऑफ को मैनेज करने के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। बाकी इसका तो आंसर माना जा सकता था ये, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फिर से बिहार का राजस्व अधिशेष कितना है वो पूछा गया है। तो बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार और भारत दोनों से प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निकाला गया था? तो स्टार्टिंग तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, बाकी वैज्ञानिक रूप से जीवी के राव के द्वारा निकाला गया था। तो बहुत पूछा जाता है तो दादा भाई नौरोजी आप याद रखिएगा। इन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया, अनब्रिटिश रूल पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया निकाला, जिसका प्रकाशन बुक का 1901 में हुआ था। इस बुक में उन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत बताया कि कैसे धन होता है। उन्होंने कहा कि भारत से 30 मिलियन पाउंड पैसा है वो हर साल भारत से बाहर चला जाता है। तो इन्होंने किया, इन्होंने ब्रिटेन में कई सारे संस्थाएं एस्टेब्लिश की। तो सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसकी चर्चा काफी डिटेल से मैंने अपने जो पेड लेक्चर्स है उनमें किया है। आयकर अधिनियम 1961 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी आयकर ना बिल आ चुका है, नया आयकर बिल आया है, तो इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्रोत स्तर पर कर संग्रह को इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न दाखिल करने की स्कीम कब सम्मिलित की गई? तो 2005 में। तो इससे संबंधित ना और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी लोकसभा में ये बिल जो है वो पेश कर दिया गया है अमेंडमेंट के लिए, कि देखिए आगे क्या होता है, अमेंड हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, तो देखिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वाली चीजें पूछी जाती है। तो बिहार की बेरोजगारी दर आपसे पूछी जा रही है, तो ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। घाटा वित्त पोषण नीति की एक तकनीक क्या है? तो राजकोषीय नीति की। ठीक है, आसान सा सवाल है ये, नहीं कुछ बड़ा है। जीरो बेस्ट बजटिंग की शुरुआत कब की गई थी? तो 1983 में। जो है वो इंपॉर्टेंट सवाल है, जीरो वेस्ट बजटिंग, वो इंपॉर्टेंट सवाल। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जीरो वेस्ट बजटिंग की शुरुआत जो है वो 1983 में की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितना पैसा दिया गया था? तो मैंने बताया ना कि ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नीति आयोग के सीईओ हैं ओबी सुब्रमण्यम। इन्होंने हाल ही में किसके साथ भारत का जो करंट अफेयर है नहीं देखेंगे, ये भी जो है वो करंट अफेयर है, वो नहीं देखेंगे। करंट अफेयर से अच्छा खासा सवाल पूछा जाएगा, करंट अफेयर ये भी है, नहीं देखेंगे। ठीक है। अफ्रीका के साथ व्यापार प्रौद्योगिकी करंट अफेयर है, नहीं देखेंगे। तो करंट अफेयर का लेवल आप देखिए कि कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर का लेवल देखिए कि कैसा पूछा जा रहा है, विश्व से पूछा जा रहा है, नेशनल से पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल से पूछा जा रहा है, अवार्ड्स पूछे जा रहे हैं, पर्सनैलिटीज पूछे जा रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कई सारे प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, तो ये करंट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। डेटाज पूछे जाते हैं। देखिए आपको देख रहे हैं कि करंट जो है वो वर्ल्ड से पूछा जा रहा है, तो आपको जो सिलेबस में दिया गया है ना वो आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये सारा जो है वो करंट से ही पूछा जा रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए एसिटिक अम्ल, साइंस है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो सिरका, विनेगर जिसको बोलते हैं। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लोहा स्तंभ, जो लौह स्तंभ है जो दिल्ली में है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्र लिखा गया है, चंद्र के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो दिल्ली मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ना, उससे ये प्रश्न है, एनिसेंट इंडिया से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। आसान सा सवाल है, ऐसा नहीं है कि टफ है, ये आप कर सकते हो। जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो ये प्रक्रिया साधारणतः क्या कहलाती है? तो वल्केनाइजेशन। कितनी बार ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में? तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर बनेगा। एनसीईआरटी का सीधा सीधा सवाल है, वल्केनाइजेशन। ठीक है। AB2 प्रकार की संरचना मिलती है। AB2 जब आप जो एनसीईआरटी का केमिस्ट्री पढ़िएगा, 9th 10th पढ़िए ना, वो तो साथ में ही होता है, तो वहां पे आपको दिखाएगा कि केमिकल फॉर्मूला जो है वो कैसे लिखा जाता है।
तो केमिकल फार्मूला वो शुद्ध, हाँ, केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका जो होता है इस तरह से गुना करके लिखा जाता है, जो जिसके पास है वो उसके पास नहीं होता है, इसको समझ लीजिए। AB2 है ना, तो 2 यहाँ पे रहता है लिखा हुआ और बी की जगह 1 लिखा हुआ रहता है, दैट्स वाई ये गुना होके AB2 हो जाता है। तो ये जो है ना, ये देखिए CaF2 का हो जाएगा, ठीक है, CaF2 का हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखने का ये तरीका होता है, एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी मैं तो अपने कोर्सेज में बताता ही हूँ। कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर है, तो हीरा नहीं है, फुलरीन नहीं है, कोक नहीं है, तो ग्रेफाइट कंडक्टर है। देखिए, तो विद्युत का सुचालक है, सुचालक है मतलब कि वो मेटल होगा, ठीक है, कुछ नॉन मेटल भी होते हैं। तो ये ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट मेटल है या नॉन मेटल? तो नॉन मेटल है। इससे क्योंकि सवाल यहाँ पे पूछा गया इसलिए मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ। लाल लिटमस पथ को नीला करने वाला विलयन की पीएच क्या होगी? तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो बेस करता है, तो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। और इसका आसान हो जाएगा कि 7 से ऊपर एक ही तो है जी, तो वही तो आंसर हो जाएगा। प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया था। सबसे जो मॉडर्न है वो किसके द्वारा बनाया गया है? आप आंसर बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। तो मिश्रण ना, एल्युमिनियम एक मेटल है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, तो दोनों जो है वो मिश्रण नहीं है, मिक्सचर नहीं है। लेकिन स्टील तो मिक्सचर है, ग्लास भी मिक्सचर है, तो दोनों आंसर है। इस कारण से इसको आयोग ने डिलीट किया। तो देखिए कितने प्रश्न डिलीट कर रहे हैं आयोग, और ये खेल बहुत बड़ा है डिलीट करने का। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन घट जाते हैं। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ये CgL 3 का मेंस का सवाल है, बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का सामान्य उदाहरण नहीं है? तो वो पूरा एक लिस्ट होता है कोलाइड वाला, वो पूरा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सोडा वाटर जो है वो नहीं है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके निवारण में क ट, तो 3 शब्द है ना, तो इसका 4 वाला आंसर होता है अवतल होता है, ऐसे करके भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में ना क्या होगा कि दूर वाला नजर नहीं आता है, ठीक है। तो जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, ये हवा है, ये एयर है, यहाँ से कांच में प्रवेश करती है, ग्लास में प्रवेश करती है, तो पूछा जा रहा है कि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो तरंगदैर्घ्य को वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ घट जाता है, ठीक है। क्योंकि एयर जो है वो ना डेंस नहीं होता है, वो रेयरर मीडियम होता है, लेकिन ग्लास जो है वो डेंस मीडियम होता है। तो डेंस मीडियम जैसे ही होगा तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। तो डिटेल है ये, एक्सप्लेनेशन आपको जानना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। वाहनों के पीछे की ओर ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आसान सा सवाल है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा होता है? आप मुझे हमें कमेंट में बताइए। एक विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे, जैसे ही गर्म होता है तो वो फ्यूज जल जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट से बढ़ाया जाता है। आप कमेंट में बताइए कि फ्यूज में कौन सा मेटल का यूज किया जाता है, फ्यूज में कौन सा जो सब्सटेंस का मेटल जो है वो तार यूज किया जाता है, मुझे बताइए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है, तो वोल्ट मीटर आपसे पूछा जा सकता है। विभवांतर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे पूछा जाता है। तो सारे प्रश्न आपको ध्यान में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये अजीब सा सवाल है, ये नॉर्मल सा सवाल है, हर किसी को करना पड़ेगा ये। ऑर्निथोलॉजी आसान सा सवाल है। चींटियों का अध्ययन को हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक होता है, सांपों के लिए सर्पेंटोलॉजी होता है, उसके बाद कुत्तों के लिए कैनाइन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज उड़ जाता है, तो वही लघु पतन कहलाएगा। सोनार जो है वो इसका फुल फॉर्म आपको होना चाहिए याद, इसका किस लिए प्रयोग होता है? सोनार का मुझे आप फुल फॉर्म बता दीजिए कमेंट में, तो बड़ी अच्छी बात होगी। समुद्र की गहराई नापा जाता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, और हिमशैलों का पता, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, जहाज से, ये लैंड है और ये नीचे वाला वाटर है, ठीक है। तो जहाज से किरण जाती है, अल्ट्रावायलेट रे जाती है, वो जाके और यहाँ से टकरा के आ जाती है, तो उसको आने में कितना समय लगता है ना, वैसे करके गहराइयों का अनुमान लगा दिया जाता है, ठीक है। निंद्रा रोग, इंसोम्निया होता है, वो किसके कारण होता है? तो ट्रिप्नोसोमा, परजीवी एक ट्रिप्नोसोमा है, उसको काटने से ये होता है, ठीक है। एक नाइक्रोम कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो एक नाइक्रोम बराबर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। आसान सा सवाल है। कौन कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित करता है? तो केंद्रक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है।
यात्रा के प्रारंभ में एक कार का ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? कार की जो कोई वाहन चलता है तो उसमें गति को नापने के लिए कितना डिस्टेंस चला, तो 2000 किलोमीटर दर्शाता है, और यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर दर्शाता है। यदि यात्रा में लिया गया समय 8 घंटा हो तो कार की औसत गति, आसान सा सवाल है, आप कर सकते हो, ऐसा भी कुछ टफ नहीं है। घटाओगे 400 आएगा, 400 में 8 से भाग दे दोगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो कोशिकांग जो होता है, जिसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, तो कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ईसीआर तो दो प्रकार के होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ होता है, उस पे प्रोटीन होता है, राइबोसोम जो कहलाता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम, तो वो पूछा जाता है। गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, ये पूछा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल लेयर होता है, इसका डबल लेयर होता है। तो यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंगल लेयर कौन है, डबल लेयर कौन है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊतक का अध्ययन, अब ब्लड का अध्ययन आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब दिमाग दिया है तो दिमाग का अध्ययन में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। 70s राइबोसोम होता है, वो किसमें होता है? तो यूकैरियोटिक में या फिर प्रोकैरियोटिक में? तो प्रोकैरियोटिक में जो है वो 70s का राइबोसोम होता है। तो 70s राइबोसोम जो होता है वो दो पार्टों में बंटता है, 550s प्लस 30s, तो दो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ आंसर आंसर बन जाएगा। ये जो सवाल है वो 11th में जो है वो 11th 12th से है, तो आपको नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये प्रश्न। हमारे अंगों में कौन सी मांसपेशियां होती है? तो हमारे अंगों में रेखित मांसपेशियां होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी 11th के क्लास का है, तो 9th स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिल जाएगा। सीधा चलना, साइकिल चलाना और पेंसिल का उठाना, वैसे कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संभव होता है? तो सेरी बेलम के द्वारा। तो आसान सा ये सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मांसपेशियों में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एनसीईआरटी 11 12 ऐसे नहीं बन पाएगा आपसे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। उसके बाद माइक्रोपाइल के द्वारा जो पोलन नली का विंडावन किया जाना क्या कहलाता है? तो पोलोगैमी कहला जाता है, पोलोगैमी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा। एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो पाचन करता है किसका? तो प्रोटीन का। किस कोशिका विभाजन में जो डाउटर कोशिकाएं होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? तो मियोसोम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन। लूसेंट का जो जीके पढ़िएगा, जीके बोल रहा हूँ, लूसेंट का स्पेशल साइंस होता है ना, वहां से ये चीजें आप क्लियर कर सकते हो, वहां ये दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पकाने वाला अप्राकृतिक एजेंट है जो अननेचुरल, जो आर्टिफिशियल है? तो यहाँ पे ना एफेथेल और एथिलीन दोनों हो गया, तो फिर से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया आयोग ने। तो देख रहे हो कि 4-5 क्वेश्चन डिलीट हो गया है, तो 145 पे ही रिजल्ट निकालेगा वो, ठीक है। कैस्पेरियन पट्टियां जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो एंडोडर्मिस में। आपका जो लेयर होता है वो एंडोडर्मिस, एक्टोडर्मिस और एपिडर्मिस, तीन प्रकार के होते हैं। तो इंडो सबसे लास्ट वाला होता है, इस तरह से आप देख सकते हो, तो इंडो सबसे लास्ट वाला होता है। तो वहां पे कैस्पेरियन जो पट्टियां होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, वो पाई जाती हैं। तो ये जो सवाल है वो फिर से एनसीईआरटी 11 12 का है, तो आप नॉर्मल से नहीं कर सकते हो। पादपों में कौन सा ऊतक तने और जड़ की लंबाई वृद्धि करवाता है? तो अग्र विभाजोत्कीय, एपिकल जो मेरिस्मेटिक है उसके द्वारा ये किया जाता है। तो सेल जब पढ़िएगा तो वहां से ये चीजें हो जाएंगी। लूसेंट साइंस बहुत इनफ है इसके लिए। पादप जगत में कौन सा समूह जो है वो एम्फीबियन कहलाता है? तो ये तो कहीं भी मिल जाएगा। ब्रायोफाइटा इसका आंसर होता है। दवाई जो उच्च रक्तचाप को कम करती है कहाँ मिलती है? तो उसको कहा जाता है रावोलिफिया सरपेंटना, जो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के लिए होता है। पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प देता है मोनोकॉर्पिक कहलाता है। उसके बाद है कौन सा पादप एल्गी का उदाहरण नहीं है? तो फर्न जो है वो एल्गी नहीं है, बाकी एस्पायरोगायरा, चारा और यूथो यूलोथ्रिक्स ये सारे जो है वो एल्गी हैं। तो ये एनसीईआरटी 11th का है, तो देख सकते हो आप। बाकी मैं तो करवाता ही हूँ अपने क्लासेस में एनसीईआरटी 11 12 दोनों को, खास करके बायोलॉजी और नहीं, ठीक है। पुंकेसर कहाँ होता है? तो परागन में होता है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का सवाल है, तो मैथ्स तो मैं करवाऊंगा नहीं, तो सॉल्व तो नहीं करवाऊंगा। तो देख लीजिए, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग एवं इन संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है,
तो ये बनाया हुआ है ना, ये सही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 40 साइंस पूछ लिया है और 10 जो है वो मैथ्स पूछा गया, बस। कितना अजीब है। और 4-5 मैथ आप रख लो, कहाँ पूछा गया है, तो वो रीजनिंग में पूछ दिया गया है। 4 ही मानो, 5 भी नहीं मानो, तो मान लिए कि 12 से 13 मैथ्स आपको पूछे गए थे, ठीक है। 12 से 13 ही मैथ्स आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पे पूरा 150 क्वेश्चन हमने देख लिया। मैथ के जो लेवल होता है वो काफी आसान होता है, तो आपको कोई भी समस्याएं यहाँ पे नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। और जो जो प्रश्नों के उत्तर मैंने आपसे मांगे हैं, उनका प्रश्न आप कमेंट में जरूर दे दीजिए। कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं इस संदर्भ में क्वेश्चन एनालाइज करके इस संदर्भ में एक कोर्स भी लॉन्च करने का जो है वो सोचूंगा, जहां पे मैं 75 क्वेश्चंस को आपको डील करवाऊंगा। मैथ्स रीजनिंग में नहीं करवाऊंगा, सीधा सी बात मैं बता रहा हूँ, उतना मेरे पास समय नहीं है। तो यदि आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं यहाँ पे 50 जीके एंड जीए सीए इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से 25 जो जीएस का क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। तो इतना मैं 75 क्वेश्चन की तैयारी आपसे आपको करवा सकता हूँ। बाकी जो 75 क्वेश्चन की तैयारी है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो चलिए, आपका इंटरेस्ट को मैं देखता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।